गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। छुट्टियों में गर्मियों का आनंद उठा रहे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 9 में जैनेंद्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ते हैं। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें हमारे समाज की उस अमानवीय छवि को प्रस्तुत किया गया है जो गरीब वर्ग के लिए दुखों से भरा हुआ है। यहाँ इस कहानी में लेखक और उनके मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं और नैनीताल के आसपास की प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेसों से भाप से बादल हमारे सिरों को छूकर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी सी रंग काफ़ी वे नीले दिखते, काफ़ी सफ़ेद, फिर जरा अरुण। पर अरुण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल। पड़ जाते हैं जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं। यहाँ कहीं न कहीं लेखक यहाँ कहीं न कहीं लेखक हमें प्राकृतिक छटा का वर्णन करते हुए हम पाठकों से उस नैनीताल की संध्या का आनंद उठाने के लिए कह रहे हैं। बच्चों, ये लाइन आप मार्क कर लें, क्योंकि कभी कभी ये पंक्ति उठाकर, ये गद्यांश की पंक्तियों को उठाकर दे दिया जाता है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी बनते हैं। इस कहानी को हम लोग थोड़ा कहानी के प्रमुख पात्रों के बारे में जान लें। इस कहानी के प्रमुख पात्र लेखक है, उनके मित्र हैं और एक गरीब लड़का जो लेखक के पास काम मांगने के दृश्य से आता है, क्योंकि उसके पास न भोजन रहती है, न रहने का शरण लेने का जगह रहता है और न ही शरीर पर उसके कपड़े ही रहते हैं। ठीक, ऐसे गरीब लड़के का दृश्य का वर्णन कर लेखक हमारा कहे कि हमारे भाव को, हमारी भावनाओं को गरीबों के प्रति जागृत करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि लेखक ने केवल एक लड़के को देखा है। पता नहीं ऐसे ही हमारे समाज में कितने लड़के हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं जिसे हम देखकर चाहकर भी हम उनकी मदद नहीं करते, या जो मददगार रहते हैं उन्हें किसी कारणवश रोक दिया जाता है, जैसे कि लेखक के साथ होता है। तो कहानी का आरंभ अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे के चित्रण किया है। कहानी नैनीताल की भयंकर सर्दी से आरंभ होती है, जहाँ पर एक 10 या 11 साल का बच्चा, अर्थात वही गरीब बच्चा जिसकी उम्र 10 या 11 वर्ष होगी, भूख और ठंड से मर जाता है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से यह बताया है कि समाज में अमीर वर्ग
गरीब और वंचितों की सहायता नहीं करते। अमीर लोग गरीबों की अनदेखी कर देते हैं, उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आते। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं मर चुकी होती हैं। और जब गरीब आदमी गरीब से और जब गरीब आदमी का वह गरीब लड़का गरीबी के कारण मारा जाता है, तब वे उसे उसका भाग्य कहकर स्वयं को सांत्वना देते हैं, या यूँ कहें कि अपनी अमानवीय कार्य पर एक पर्दा डाल देते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी एक गरीब ठंड व सर्दी के कारण ठिठुर कर वह गरीब बच्चा मर जाता है, क्योंकि अमीर वर्ग के प्रति उसके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई देती, उसकी सहायता नहीं की। इसी संवेदनहीनता के कारण लेखक उस पर व्यंग करते हैं और उस पर यह रचना लिखते हैं, और इसीलिए इस कहानी का नाम अपना अपना भाग्य वे रखते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक गरीब लड़का के ऊपर केंद्रित करके उसके अभाव को प्रस्तुत किया गया है। किस तरह वह गरीब लड़का मेहनती है, किंतु मेहनती होने के बावजूद भी वह जब अमीर वर्ग अर्थात लेखक के पास काम मांगने के लिए जाता है, तो लेखक उसे कार्य करने के लिए कहकर उन्हें फिर से कहते हैं कि वह दूसरे दिन आए, लेकिन उसे इस कहानी में लेखक कहते हैं, बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशों से भाप में बदल हमारे सिरों को छूकर वीरों को घूम रही थी। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। 5-10 कदम मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से सनक अर्थात सनक शब्द का अर्थ है पागलपन से छुटकारा पाना आसान न था, और जरा बैठना भी जरा न था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली मूर्ति सी हमारे तरफ आ रही। मैंने कहा, होगा कोई। अच्छा, इस पंक्ति को आप लोग अंडरलाइन कर लें, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल उजलाता चला आ रहा, नंगे पैर, सिर एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़े थे, और वह जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां न बायां। पास की चुंगी बच्चों किसे कहते हैं? टैक्स को कहते हैं। इंग्लिश में जिसे टैक्स हम कहते हैं, किसी चीज़ का हम जो लगान चुकाते हैं उसे ही चुंगी कहते हैं। या कहें कि कर वसूली। कि लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त को देखा। कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी, माथा जैसे अभी झुर्रियाँ खा गया हो।
बच्चों, कभी कभी इस पंक्ति को भी आधार बनाकर हमसे प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए इसको मार्क कर ले। इससे प्रश्न किया जाएगा कि यहाँ पर किसके संदर्भ में कहा जा रहा है। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर उस गरीब लड़के के संदर्भ में कहा जा रहा है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा अर्थात फॉग, न सामने का तालाब और न एक एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई। तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मुख, देखिए मुख शब्द, मुख मतलब होता है यहाँ मुख का अर्थ होता है कि वह चुप रहा, चुप रहना। फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा था। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि एक गरीब वर्ग सारा कार्य करता है और फिर भी उसके बच्चे को, उस छोटे से बच्चे को जूठा खाना दिया जाता है। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख करा, अर्थात चुपचाप शांत करा है। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था, माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ आए। वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। वह जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? यहाँ मुझे, अर्थात लेखक, हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। ये वकील साहब लेखक का मित्र था, जहाँ पर लेखक और उनके एक और मित्र दोनों इनसे मिलने के लिए आए थे, मतलब नैनीताल मिलने के लिए आए थे। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थे, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए यह लड़का कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। देखिए ये इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि देता है इससे भी प्रश्न। ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहा जाए ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। इसके वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता होगा लेखक के मित्र, अर्थात वही वकील साहब। ठीक है। बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। और भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानियो तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी बस खूब हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। यहाँ पर लेखक का जो वकील दोस्त है वह उस बच्चे के बारे में बताता है कि इन पहाड़ी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि गरीब होते हैं और इन्हें जब कुछ नहीं मिलता है तो ये कुछ भी चोरी करके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कुछ के कारण सभी बदनाम हो जाते हैं। आप जानते ही नहीं मैं क्या करूं? मानो क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा,
अब हम सोने को जाते हैं। और यह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। मसहरी मतलब जो नेट का कपड़ा जो होता है, अर्थात मच्छरदानी, जिससे मच्छर को रोका जाता है। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गए। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे होठों को पार कर बटन तीर सी लगती थी। अर्थात यहाँ पर लेखक नैनीताल के सर्दी का वर्णन करते हैं कि इतनी तेज हवा थी और हवा में इतनी ठंड थी कि केवल बटन के जरिए वो पूरे शरीर को ठंड कर रही थी, मानो तीर सी लग रही थी, यानी भेद रही थी। यहाँ लेखक बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने कोट वगैरह पहना है, फिर हमें इतनी ठंडी लग रही है, किंतु वह जो गरीब लड़का था उसको तन ढकने का एक वस्त्र भी नहीं था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भगवान शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहाई कहो, इसे भी अंडरलाइन कर ले, ठीक है। अगले दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब, होटल का क्या नाम था, होटल डी पब में नहीं आया। अर्थात वह बच्चा जो लेखक के पास और लेखक ने अपने मित्र के पास काम करने के लिए ले आया था, वह दूसरे दिन नहीं आया। अब हम जानते हैं कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या। अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। अर्थात हम लोग घूम लिए, मतलब लेखक और लेखक के दोस्त नैनीताल की जो सैर करने आए थे, अपने दोस्त से मिलने आए थे, वकील साहब से, तो ये सारे कार्य को समाप्त करके अब वो घर जाने के लिए तैयार थे। उस लड़के के आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र। देखिए यहाँ पर उम्र का बखान किया गया है कि वह बच्चा 10 वर्ष की उम्र का था और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। अर्थात तो जो वस्त्र उसने पहने थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। लेखक यह कहना चाहते हैं, पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों पर और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया था। अर्थात वह बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठा था और ठंड के कारण मर गया, और जब वह मर जाता है तो उसके शरीर पर बर्फ़ की चादर अर्थात तो बर्फ़ गिरी हुई मिलती है। कहने का अर्थ है कि जो यह समाज उस बच्चे को न दे सका, अर्थात ठंड से गुजरने के लिए एक चादर न दे सका, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही मार्मिकता वाले शब्दों का प्रयोग किया है कि वहाँ पर प्रकृति ने स्वयं ही बर्फ़ की चादर से उसके शरीर को ढक दिया था। अर्थात ज्ञानेंद्र कुमार यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में किस तरह के लोग रहते हैं जो असामाजिक भी है और अमानवीय है। धन्यवाद बच्चों।